नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार अपने ही बुने जाल में फंस जाते हैं। भाजपा को ये दोनों ही चला रहे हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अमित शाह को जब चुनावी मंच मिले, कोई मौका मिले, इंटरव्यू हो और बात परिवारवाद की हो तो वे फट पड़ते हैं। वे विरोधियों पर जमकर निशाने साधते हैं और खासकर नेहरू गांधी परिवार उनके जमकर निशाने पर होता है। मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी वे परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर आड़े हाथों लेते हैं और वे ये बताने से भी नहीं चूकते कि वे किस परिवेश से आए, कैसे राजनीति में आए और कैसे उन्होंने स्थान बनाया। कभी उनको किसी का बैकअप राजनीति में नहीं मिला था। मोदी को लेकर भी वे ऐसे उदाहरण देते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर प्रहार करते हैं। कई नाम ये लोग गिना दिया करते हैं, मगर जब स्वयं से जुड़ा मसला हो, मुद्दा हो, मामला हो तो फिर सुविधा के अनुसार राजनीति आगे बढ़ती है, बात होती है और जो फैसले हैं या जो कदम हैं उनमें सब कुछ स्पष्ट नजर आता है कि कथनी क्या है और करनी क्या है। मैं बिल्कुल जो मेरा इशारा है या जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बेशक जय शाह को लेकर बात करने जा रहा हूं। जय शाह जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव थे, उन्होंने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई है और वे आईसीसी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, घोषित हो गए हैं। बेशक ये जो एक उन्हें सफलता मिली है, भारतीय होने के नाते एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि भारत का कोई जो भी एक कॉम्पिटिटर है वो सफलता पाए तो खुशी तो होती है। लेकिन ये जो मसला है, मुद्दा है, जैसा मैंने कहा कि चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अपने बने जाल में फंस जाया करते हैं। तो ये जो हुआ है इसके बाद अमित शाह ट्रोल भी हो रहे हैं, उन पर विरोधी दलों की ओर से निशाने भी साधे जा रहे हैं और आमजन भी जो सोशल मीडिया है, जय शाह को जहां खूब बधाइयां मिली हैं, अमित शाह को बधाइयां मिली हैं, तो आलोचना भी कम नहीं की गई है और परिवारवाद को लेकर उन्हें निशाने पर लिया गया है। और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने तो जमकर एक तंज कसा है, निशाने पर लिया है और वो मोदी शाह की सताई हुई है ममता दीदी, ममता बनर्जी। तो उन्होंने भी एक तीखा प्रहार, तीखा एक हमला संकेतों में उन पर बोला है। तो जो स्थितियां हैं, ये जो परोपदेश कुशल बहु तेरे वाले जो एक बात होती है, वो उससे उलट जो स्थिति है वो बीजेपी की जो स्थिति है वो, और जो फैसले ले रहे हैं ये मोदी और शाह जो उल्टे पड़ रहे हैं बार बार, इन सब विषयों पर आज हम अपनी डिबेट में चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए चलेंगे एक खास पैनल जो हमारा जुड़ गया है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब, रविंद्र सिंह शौरान जी और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो हमारे दर्शक वर्ग है वो आपसे भिग गए। जो हमारा पैनल है, 4.5 दशकों का अनुभव अरुण दीक्षित जी का है। अलग अलग समाचार पत्र समूहों में और खासकर नवभारत टाइम्स जैसे समाचार पत्र में उन्होंने कई राज्यों में सेवाएं दी, प्रमुख रहे। रविंद्र जी भी दीर्घ अनुभव रखते हैं, राज्यसभा टीवी में आप रहे। और मीनू जैन जी भी बारीक नजर और निगाह रखती हैं, आपका भी दीर्घ अनुभव पत्रकारिता के क्षेत्र का है। विश्लेषक के नाते आप जो एक सक्रियता है वो बार बार आपको स्पष्ट नजर आती होगी दर्शकों को, कि बड़ा पैनी निगाह, नजर और बेबाक सटीक टिप्पणियां आप लोग करते हैं। बहुत बहुत स्वागत पुनः आप सबका करूंगा। और मैं आगे बढ़ने के पहले वो बयान जरूर दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी और आप लोगों को भी, जो बातें होती हैं कथनी और करनी में क्या अंतर है। पहले हम देखते हैं जो अमित शाह हैं, उनका एक बड़ा चर्चित सा और बार बार ये बोलते हैं, वो सुनिएगा। उस जब पार्टियां परिवार की मलकियत बनती है तो डेमोक्रेसी के अंदर नीचे से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या स्थान होता है। अटल जी किसके बेटे थे? मोदी जी किसके बेटे थे? राजनाथ सिंह जी किसके बेटे थे? मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष बने, कोई बैकग्राउंड नहीं है। शिवराज जी का बैकग्राउंड क्या है?
कांग्रेस के एजेंडे को घुमा फिरा कर भ्रांति खड़ी मत करिए। परिवारवाद से बहुत स्पष्ट है, पार्टी की मलकियत, सत्ता की मलकियत, एक परिवार में हाथ में रहना, इसको परिवारवाद कहते हैं। ये एक बयान थोड़ा पुराना है, लेकिन ये बात बार बार दोहराते हैं। और एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी सुनते हैं, वो भी कुछ इसी अंदाज में पेश आ रहे हैं। परिवारवाद ने, इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये नरेंद्र मोदी हैं, जो तमाम, मैंने पहले आपको दिखाया कि किस तरीके से वो थी, भाषा थी आप अमित शाह की, और फिर उसके बाद यही बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी। और ममता बनर्जी का क्या एक टिप्पणी आई है, वो भी हम दिखाते हैं। ये वो कह रही हैं, देखिए इसमें, कि बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपका बेटा राजनेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन बन गया। यह पद अधिकांश राजनेताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपका बेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया है और मैं आपको उसकी इस सर्वोच्च उपलब्धि पर बधाई देती हूं, ममता बनर्जी। ये तंज है उसमें, कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ है। मैं शुरुआत करूंगा अरुण दीक्षित सर, आपसे शुरुआत करूंगा पूरे चर्चा की। आप ये पूरा सुना, आपने देखा, और जो मैंने कहा कि एक सफलता मिलना देश को कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निश्चित तौर पर एक गौरवान्वित करती है, लेकिन इस पर रार और बहस चल रही है, छिड़ी हुई है, और ट्रोल भी किया जा रहा है। कोई परोपदेश कुशल बहु तेरी की बात। पहली टिप्पणी आपकी अरुण जी, अनम्यूट कीजिएगा। धन्यवाद संजीव जी, मीनू जी नमस्कार, रविंद्र भाई नमस्कार। सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल आया। अभी हमने सबने देखा था ये परिवार पर, तो ये पिछले 10-11 साल से लगातार परिवार हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले अचानक देश का हर भाजपा नेता और तमाम सब मैं मोदी का परिवार जी, ये गारंटेड सबने लिखा मैं मोदी का परिवार। तो अब मैं मोदी से ये पहले पूछना चाहूंगा कि जितने मंत्रियों ने लिखा कि मैं मोदी का परिवार, पहले उन्हें बर्खास्त करिए, आप सत्ता से बाहर करिए, क्योंकि वो आपके परिवार हो गए। अगर आपकी यही परिभाषा है कि गांधी परिवार के लोग, उनकी क्षमता, उनकी कार्यक्षमता, उनकी योग्यता आपने परिवार के दायरे में ला दी, तो फिर बताइए आप कि आपका जो परिवार इतना बड़ा हुआ है, ये अलग बात है कि आपका कोई परिवार नहीं है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या भगवान जिम्मेदार होगा, लेकिन जो परिवार आपने बनाया उस परिवार को फिर छोड़िए, आप निकालिए लोगों को, क्योंकि वो दावा करते हैं मैं मोदी का परिवार। दूसरी चीज जो ये है कि एक बड़ा बचपन में किस्सा सुना था। गांव में हमारे एक बाबा जी आते थे, वो बहुत बढ़िया और ऐसी ज्ञान की बात करते थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि बाबा जी का उपदेश सुनने के बाद एक आदमी रोता हुआ आया उनके पास और कहा कि मेरा जवान बेटा, इकलौता बेटा मर गया है। बाबा जी ने उसको बहुत उपदेश दिए, बोले दुनिया है, आते जाते हैं, चोला बदलते हैं, सारा सब भगवान की कृपा है, जितना समय था उतने दिन वो साथ रहा। इतना असर हुआ बाबा जी का कि गांव वालों ने जमीन देके उनका आश्रम बना दिया। बाबा जी की पूजा होने लगी जैसे आजकल हो रही है। एक दिन वो आदमी दोबारा पहुंचा, चूंकि वो दुख से उबर गया, तो देखा कि बाबा जी बिल्कुल दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, दीवार पे सर मार रहे हैं। तो उसने कहा अरे गुरुजी ये क्या हो गया, आपको इतना दुख कैसे? बोले मेरी बकरी मर गई। बोले अरे आपकी बकरी मरी तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो बेटा मरा था तब आपने इतनी बातें कही। तो बोले बाबा जी, बोले वो तेरा बेटा था, ये मेरी बकरी है। नरेंद्र मोदी वैसे ही खेल खेल रहे हैं कि दूसरे के ऊपर जब आता है तो तमाम ज्ञान दे देते हैं। अब एक तरफ से शुरू करते हैं,
हिमाचल में आइए, प्रेम कुमार धूमल कौन थे, अनुराग ठाकुर कौन है। आप देखिए ना, दिल्ली में साहब सिंह वर्मा कौन थे, और पिछली बार जो सांसद लड़ा था वो कौन था। मध्य प्रदेश को छोड़िए, राजनाथ सिंह कौन है, उनका बेटा कौन है। और तो और छोड़ दीजिए, अभी ब्रजभूषण सिंह जिन पर दुनिया भर के आरोप लगे, उनको भी आप नहीं छोड़ पाए, उनकी जगह उनका बेटा ले आए आप। और वो देवेगौड़ा जो जेल में रहे, सॉरी क्या नाम था उनका, मुख्यमंत्री जो थे कर्नाटक के, नाम नहीं याद आ रहा, येदियुरप्पा जी, वो जेल में रहे, पर उनका बेटा, उनका और परिवार के कहां नहीं, किस जगह आपने ऐसा नहीं किया है कि परिवार को आपने आगे नहीं बढ़ाया है। जय शाह तो परिवारवाद नहीं है, वो राजनीति का परिवारवाद नहीं है, वो जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जो जानते हैं, वो एक तरह का पूंजीवाद है। आपको याद होगा कि कैसे कई सैकड़ा गुना उनकी पूंजी बढ़ी थी कुछ साल पहले, और आज की उनकी हैसियत क्या है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे उनका धन, उनका वैभव बढ़ रहा है। पद तो बढ़ गया। कई बार मजा आता है जब क्रिकेट के मैदान में जय शाह को चलते हुए देखता हूं बाकी खिलाड़ियों के बीच में, तो अब किसी के ऊपर हंसना या वो नहीं, लेकिन सब ठाके लगाने लगते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के बीच में उनकी जो चाल होती है तो लगता है कि कोई बाहरी आदमी ऐसा घुस रहा है या थोप दिया गया है। अब मैं कहूंगा नहीं जो कहना चाहता हूं, क्योंकि उसको असंसदीय मान लिया जाएगा। जी जी जी, जब समझ गए, आपने दर्शक समझ गया होगा आप जो कहना चाहते वो समझ गए। जिस चीज को आप थोप रहे हो गांधी परिवार पे, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं भाजपाई भी नहीं हूं, मैं पहले जिस दिन से पत्रकार बना हूं, मेरे सामने जो सत्ता में है मैंने उस पर सवाल उठाया। गांधी परिवार, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, उस परिवार ने कितना खोया है, आप उसको परिवारवाद कहते हैं। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर गांधी परिवार चाहता तो राहुल गांधी 2010 में देश के प्रधानमंत्री बन जाते। 2012 में किसी और से नहीं, सरदार मनमोहन सिंह जी ने मेरे सामने, मैंने सवाल पूछा था पार्लियामेंट के गलियारे में 162 नंबर कमरे के सामने, तो उन्होंने कहा था मैं तैयार हूं, राहुल जी आए, मैं उनके साथ काम करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए और उनकी मदद के लिए तैयार हूं। और यहां एक मोदी जी हैं, तब राहुल के पास रास्ता था, खुला विकल्प था, बैठ सकते थे। एक मोदी जी हैं जो आए, जिन्होंने आते ही अपने गुरु जी ने पिता कहते थे, पांव छूते थे, लाल कृष्ण आडवाणी को काला पानी की सजा दे दी, आज तक भुगत रहे हैं बेचारे। तो ये क्या माना जाए? दरअसल इनकी करनी और कथनी पूरे देश में उदाहरण, आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, कौन सा ऐसा नेता है जो परिवारवाद में बड़ा नेता, पुराना नेता जो नहीं है? आज खुद शिवराज सिंह कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे को बुधनी से टिकट मिल जाए। जी जी, पहले उन्होंने कोशिश की उनकी पत्नी को विदिशा से मिल जाए, उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे। जी, बाकी नेताओं को नहीं। लेकिन जब ये चीज आती है, बात यह है दरअसल कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम चीजों को अपने हिसाब से गढ़ते हैं, झूठे तथ्यों को, झूठे सिद्धांतों को वो इस तरह प्रतिपादित करते हैं जैसे कि उससे पहले कभी किसी ने नहीं। अब हिंदी वाले सभी लोग हैं, आज पहले अभी तक हमने मिल्कियत सुना था, आज हमने 5 बार मलकियत सुना। ये शब्द तो हमने आज तक नहीं सुना। अगर उन्हें मलकियत लगती, मलकियत क्या होता है? मिल्कियत होता है। जी तो जी, भैया जब आपको कई बार चीजें ऐसी आती हैं कि एक जिसको कहते हैं लठ लेके बैठे हैं पार्टी के भीतर। आपने देखा 2018 का भाषण समन्वय भवन में हुआ था भोपाल में, तब सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी सब लोग थे। तब इनकी क्या ये भी उन्होंने भोपाल में ही कहा था, भोपाल का ही है ये भी, वही कह रहा हूं। तब उन लोगों से कहा था जो उनके पिता से ज्यादा की उम्र के थे, उनको आप पहली लाइन में बैठे थे, बोले आप लोग घर जाते वक्त समझना आपकी कोई औकात नहीं है, जो कुछ है वो पार्टी है। और तब मैंने कैलाश जोशी से बात की तो उनके आंख में आंसू आ गए थे। तो ये जो चीजें हैं, मनमानी है, समय है, इनका समय चल रहा है। एक भी बात, जो आरोप ये दूसरों पर लगाते हैं, वो आरोप इनके ऊपर चस्पा है और इन्होंने उन्हें प्रमाणित किया है। कहीं भी आप देख लीजिए। बिल्कुल, जो लोग चुनाव हार गए उनको आपने सरकार में फिर से मुखिया बना दिया। आप कहते हो कि मोदी के पिता, शिवराज के पिता,
भाई ऐसा है, सबने पिता बनाए हैं। मैं नहीं कहता, नरेंद्र मोदी कहते थे लाल कृष्ण आडवाणी मेरे पिता, शिवराज सिंह चौहान पटवा को अपना पिता कहते थे। फिर या तो आप लोग पिता बदलते रहते हो या आपको राजनीति समझ में नहीं आती है। बिल्कुल। भाई भाई क्या पंकज सिंह राजनाथ के बेटे नहीं है? क्या अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के बेटे नहीं है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा एमपी नहीं बना है? बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल परिवारवाद क्या है? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने बोला वो सच और भगवत गीता में लिखा वो झूठ। बिल्कुल और उनके अंधभक्त ऐसे हैं जो उनकी हर बात को मानते हैं। अब देखिए आज की तारीख में देख लीजिए मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। भाई उनकी दादागिरी चल रही है, उन्होंने कह दिया राजा बोला रात है तो रात है। अरुण सर, मैं दोबारा 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 लौटता हूँ, दोबारा आप, मैं दोबारा दोबारा लौटता हूँ। इनका एक पहली इनका टिप्पणी। ये मैं बात खत्म कर रहा हूं कि इनके झूठ को ये सच बना लेते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस पार्टी का अभी ये नेतृत्व कर रहे हैं उसमें मुंह खोल के कोई बोल नहीं रहा है। एक मंत्री ने मध्य प्रदेश के बोला था जब उसका कद कटा था, उसको कैसे दबाया गया आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो सहूलियत की, मैंने भी शुरुआत में यही कहा था कि जहां सहूलियत है, आपने जितने उदाहरण गिनाए वही कुछ है कि जहां सहूलियत है वहां सब चीजें अलग हो जाती है। जिसको जब बीजेपी में ही किसी को आपको ठिकाने लगाना है तो आप परिवारवाद वाला जो कार्ड है वो निकाल के सामने रख देते हो कि ये है, इससे ऐसा होगा। रविंद्र सर, ये जो ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलिंग इसी बात पर हो रही है कि वो क्रिकेट का क नहीं जानते और तमाम आरोप और सब लग रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिले तो निश्चित तौर पर भारत के लिए गौरव या गर्व की बात है, लेकिन जो जाल है आप बुनते हैं उसी में जो फंसने वाली कहीं बात है, वो फिर आप उदाहरण ऐसे देते हैं, आप जो आप उदाहरण देते हैं उससे इतर स्थिति होती है। तमाम पर आपकी भी प्रतिक्रिया, टिप्पणी इस विषय पर। मैं और भी चीजें हैं, मैंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे मसले मुद्दे हैं जो अब इनके कहीं ना कहीं वापस इनको बैकफुट पर ला रहे हैं, कोई दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। पहली टिप्पणी आपकी इस पे रविंद्र सर। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए सर, बिल्कुल सही बात बोली। असल में ये एक क्रिकेटर है युवराज सिंह। वो युवराज सिंह मेरे क्लासमेट थे। हम लोग, वो बड़े जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे सर। जब स्कूल में कॉलेज में थे ना, वंडरफुल प्लेयर थे सर, बहुत जबरदस्त। तभी बड़े टैलेंटेड थे। मुझे बड़ा, आज तक बड़ा गर्व था मुझे कि यार मैं उसके साथ पढ़ता। अब मेरे को लग रहा है कि मुझे गुजरात पढ़ना चाहिए था सर। वो तो बेचारे क्रिकेट टीम में खेल पाए और ये तो बिना खेले आईसीसी के चेयरमैन बन गए। वो इतना खेल के भी बेचारे वहीं रह गए और ये बिना खेले भी वहां पहुंच गए। तो अब मुझे आज अरुण जी की बातें सुन के और मुझे बड़ा दुख हो रहा है सर कि मैं वहां क्यों नहीं पढ़ पाया। तो ये एक अरुण जी ने सही बात बोली कि ये सारे जो है परिवारवाद की देन है। इनमें एक व्यक्ति छूट गया सर, जिस जम्मू कश्मीर में जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किए, गिरधारी लाल डोगरा साहब फिनांस मिनिस्टर थे। उनके दामाद हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, अरुण जेटली जी। वो परिवारवाद तो होंगे नहीं मुझे लगता है, जहां तक बीजेपी का। तो परिवारवाद देखिए सर, जिस तरह की डेफिनेशन, और मुझे तो ये बात अखिलेश यादव की बड़ी याद आती है कि परिवार को बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अगर आप परिवारवाद तो तभी करेंगे जब परिवार बढ़ेगा। ये बात सही है सर कि जिस तरीके से बीजेपी ने सहूलियत के हिसाब से परिवारवाद की डेफिनेशन दी है, परिवार सहूलियत के हिसाब से करप्शन की एक डेफिनेशन दे दी। हर तरीके से बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से नई नई परिभाषाएं घड़ती जा रही है और वो उसमें कामयाब हुई। लंबे समय तक वो कामयाबी उनकी चली भी। लेकिन अब शायद वो समय आ गया है जब घटता हुआ ये मोदी जी का आ जाने का वक्त है और लोग अब उनकी बातों का भरोसा कर नहीं रहे, बल्कि अब उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब जैसा जिस दिन से उन्होंने पदार्पण किया है भारतीय क्रिकेट जगत में, तब से वो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। छोटे पद पे तो वो रहे नहीं। उनका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को जरूर देखना चाहिए कि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों को उनके आने के बाद कुछ सहूलियतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं, या लोगों का ज्यादा ध्यान उनके ऊपर है। उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है, उसका नाम जरूर उन्होंने बदलवाया। ये मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा। आईसीसी के जब चेयरमैन शरद पवार बने थे तो उन्होंने हिंदुस्तान की क्रिकेट जगत में आमूलचूल परिवर्तन किए। उसके बाद भारत का क्रिकेट जगत बदला। उनके पहले मुथैया साहब बने थे, जगमोहन डालमिया, और इन लोगों के बराबर जगमोहन डालमिया जैसे लोग, इन्होंने
सौरभ गांगुली से लेके कितने कितने महान बिल्कुल। क्रिकेटर हिंदुस्तान को दिए हैं। ये जी, उनकी जी। छवि थी कि वो लोग ऐसे हीरो को परख, जिनको परख करने की समझ थी। अब इनको किस तरह के हीरो की परख करने की समझ है, वो मुझे लगता है जब इतिहास लिखा जाएगा क्रिकेट का तब हम लोगों को समझ आएगी। और कितने, ये नहीं सर, पंजाब में बिंद्रा थे, आईएस बिंद्रा, वो एक बड़े चयनकर्ता थे, बहुत पॉपुलर वो रहे उस जमाने में, जी। उन्होंने बहुत क्रिकेटर्स को मौका दिया। उसी तरीके से हरियाणा में देखिए, हरियाणा में रणवीर सिंह महिंद्रा जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे, उन्होंने भी वहां पर लोगों को मौका दिया। तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं, हम लोगों को लेगेसी मिलती है। बल्कि और तो और देखिए, क्रिकेट के एक क्रिकेटर के तौर पर या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हमको अनुराग ठाकुर की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने कितना शानदार स्टेडियम एक बनवाया वहां पर, इस इलाके में पहाड़ों के बीच में इतना बेहतरीन खूबसूरत स्टेडियम बनाया। लेकिन जय शाह के बारे में अभी तक किसी ने ये कहने की हिम्मत करी नहीं है कि इन्होंने कुछ वहां पर प्रशासन में या क्रिकेट जगत में कोई बहुत बड़ा काम किया हो। ना तो वो कोई ऐसा अभी तक टूर्नामेंट अकेले हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज करवा पाए, ना वो जो आईपीएल चल रहा है वो चल ही रहा है, वो पहले से ही ललित मोदी दे के चले गए थे, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या तो क्रिकेट की जो नई पौध है, जो बच्चे रणजी खेलते हैं या अंडर 16 अंडर 19 खेलते हैं, उन बच्चों में से कोई टैलेंट इन्होंने ढूंढ के निकाल दिया हो, उनके लिए कोई ऐसा टूर्नामेंट कर दिया हो कि जो बच्चे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई रोजी रोटी कमाने का रास्ता बन जाए। अगर अंडर 19 भी खेला है, अंडर 16 भी खेला है, आपने दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी भी खेली है, तो भी कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन उस तरह का भी कोई काम नहीं हुआ। आज भी रणजी ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं, जो बहुत अच्छा खेलते हैं और 15-15 साल तक रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उनकी हालत देखिए, उनको नौकरी के भी लाले पड़े हुए। तो उस सरकार के साथ देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का तो यही काम होता है कि जिस संगठन को वो रिप्रेजेंट करता है, वो सरकार के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट करे कि लोगों को उस क्षेत्र में विकास हो, उनको नौकरी मिले, उनका भविष्य जो है वो किसी तरीके से सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा तो अभी तक जय शाह की तरफ से कुछ दिखा नहीं है। और प्रधानमंत्री हमेशा बार बार यही कहते रहते हैं कि यहाँ पर तो कोई परिवारवाद है नहीं। अब परिवारवाद की डेफिनेशन देखने के लिए थोड़ा सा हमको हरियाणा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अभी 1 महीने पहले किरण चौधरी यहाँ पर आई और किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया। किरण चौधरी के अलावा जो 4 दूसरे लोग हैं जो बीजेपी के नहीं थे, हरियाणा में कुल 5 लोग हैं जो राज्यसभा के सदस्य, उन 5 में से मूल रूप से बीजेपी का कोई नहीं है। तो बीजेपी का तो परिवारवाद ऐसा है सर कि वो दूसरे पार्टी के परिवार के लोगों को भी उठा उठा के अपनी पार्टी में लाती है और उनको मौका देती है। अब उनकी बेटी को भी टिकट देने की बात हो रही है कि किरण चौधरी की बेटी को भी टिकट दिया जाएगा। अब मनोहर लाल खट्टर ये बात कह सकते हैं कि वो परिवारवाद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास तो परिवार नहीं है, तो वो उनके ऊपर कौन एलिगेशन इस बात का लगा देगा? देखिए, एलिगेशन तो उसी पे लगेगा ना सर जिसका परिवार है। अब परिवार जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, उनमें परिवार है केवल अमित शाह के पास, उन्होंने अपने बेटे को सेट कर दिया। उसके बाद वसुंधरा के पास परिवार है, उनके बेटे को सेट कर दिया। बड़े बड़े नेता जो थे, प्रेम कुमार धूमल का नाम सबने लिया, उन्होंने अपने बेटे को सेट कर दिया। तो जिनके पास परिवार है वो तो कसर छोड़ नहीं रहे हैं। अब जिसके पास परिवार नहीं है उसको तो अपने मंत्रियों से ही अभी परिवार लिखवाना पड़ेगा, उसका और क्या इलाज है? तो ये तो देखिए, बीजेपी के लिए ये संकट है कि भैया वो परिवारवाद के भीतर जाए कि बाहर जाए। और हर स्टेट में अब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, अब वो इस डेफिनेशन को भी छोड़ दे रहे हैं कि जो व्यक्ति जीतने की स्थिति में है उसको टिकट दे दो, वो चाहे किसी परिवार का हो। बाद में जाके टेलीविजन चैनल पर हमारे जो प्रवक्ता हैं वो जो कुछ कहेंगे तो बाकी लोग उनको ट्रोल करते रहेंगे। हमारी तरफ से एक बार जीत के लिए किसी न किसी आदमी को खड़ा कर दो। और हर स्टेट में यही हालत हो रही है सर। तो इसलिए बीजेपी की जो कथनी और करनी का जो अंतर था, अब वो लोगों को समझ आ गया। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के लुभावने वादे किए, लारा लप्पा लगाया, नई नई बातें उन्होंने बताई, लोगों ने भरोसा किया। देखिए, लोग तो भरोसा करते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो तो प्रयोग करने की एक जगह है। डेमोक्रेसी में तो प्रयोग किए जाते हैं, जनता भी प्रयोग करती है, पॉलिटिशियंस भी प्रयोग करते हैं। जनता ने प्रयोग किया नरेंद्र मोदी के तौर पर, और वो प्रयोग 10 साल तक चला, उसमें से कुछ निकला नहीं है तो सर वो फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। ये तो बहुत सामान्य बात है। और परिवारवाद तो सर, ये नेपोटिज्म का, परिवारवाद का मुद्दा तो कंगना रनौत ने भी बहुत उठाया, लेकिन क्या उसको जगह मिली? अब परिवारवाद का सेलेक्टिव कैसे हो सकता है कोई? कि आप राजनीति में तो परिवारवाद की बात करते हो, आप फिल्मों में तो परिवारवाद की बात करते हो। सर ये अडानी जो पैसा देगा ये किसको देगा? सर ये अंबानी जो पैसा कमा रहा है किसको देगा? इससे तो कोई नहीं कह रहा कि परिवारवाद मत करो भाई, तुम पैसा बांट के यहाँ पे हरियाणा में जो
रोहतक के पास एक झुग्गी झोपड़ी, उसमें जाके डोनेट करके आओ सारा पैसा। ये तो कोई नहीं मांगता सर। पैसा कोई कमाता है, हम और आप नौकरी करते हैं तो अपने परिवार के लिए तो करते हैं सर, दूसरे के परिवार के लिए थोड़ी कोई कर रहा है। वो तो समाज सेवा होती है, वो तो सारे लोग करेंगे जरूरत के हिसाब से। लेकिन नेपोटिज्म कैसे हो गया? एक आदमी जो है, अगर सुभाष घई एक फिल्म बनाता है, उसमें अपने 100 करोड़ रुपए लगाता है, तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ा या किसी और के परिवार को उसमें हीरो ले, इसमें किसी तीसरे आदमी को क्या? वो तो अपने हिसाब से करेगा ना। उस अपना 100 करोड़ रुपए जो रिस्क पे दे रहा है सर, वो रविंद्र शौरान को कैसे हीरो ले लेगा अपनी फिल्म में? वो तो उसी को लेगा जिसमें उसको स्किल दिखेगी या जिसमें उसको लगेगा कि मेरा कैपिटल थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये तो बिल्कुल इस तरह का जो फालतू का एक डिबेट किया गया। और पॉलिटिक्स में तो परिवारवाद का कोई मतलब ही नहीं है सर। जब विरासत जो है एक एक परिवार में, देवीलाल परिवार, भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार, ये सब बड़े परिवार हैं सर। और इंदिरा गांधी का परिवार क्या खाली राहुल गांधी है क्या सर? वरुण गांधी उसका परिवार नहीं है क्या सर? मेनका गांधी उनका परिवार नहीं है क्या? क्या लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया क्या? उनको वोट दिया क्या? उनको अपने परिवार, उन्होंने अपना उसका विरासत का तो हिस्सा नहीं माना। उन्होंने तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही विरासत माना ना सर। एक ही परिवार में हम लोग देखते हैं। अब देवीलाल के कितने बेटे थे? देवीलाल के 4 बेटे थे, तो चारों बेटों को क्या परिवार ने विरासत दी क्या? बंसीलाल के 2 बेटे थे, क्या दोनों को विरासत मिली क्या सर? किसी भी प्रदेश में नहीं होता है। जो आदमी जिसको जनता जिसको चाहती है उसको विरासत मिलती है। ये तो कोई पट्टा तो है नहीं लिख देने का कि जमीन उसके नाम हो गई तो जमीन दे सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल विरासत कैसे दे देगा सर? कोई पॉलिटिकल विरासत तो उसके पास जाएगी जिसको जनता चाहेगी, और जनता जब चाहेगी जब उसके अंदर कोई काबिलियत होगी। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वो शायद यही वजह है, इसीलिए तो उन्होंने इसको नहीं चुना, क्रिकेट को चुना कि वहां ले जाना बहुत आसान होगा या वहां स्थापित करना आसान होगा। मीनू जी, जो हम अभी किसी एक दर्शक ने किया है, कुछ एक संदेश है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र, सिंधिया जी के पुत्र, और ये एक हर तरफ कैसे हम कब्जा कर लें, ये एक चल रहा है। और दूसरी बात जो कहीं ममता बनर्जी का जो संकेत रहा है वो एक चीज, और दूसरा और भी जो लोग उठाते हैं कि ऐसी क्या खूबी कोई आम आदमी यहां तक पहुंच सकता है, या जो एक वास्तव में जो भी रवीन जी ने भी नाम लिया, चाहे वो युवराज सिंह का नाम हो, बहुत बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स हैं जो सचमुच इस खेल का एक पूरे का पूरा सीन बदल सकते हैं, या ऐसे लोग जो कैपेबल हैं। क्या टिप्पणी होगी आपकी? अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी, देखिए, एक तो राजनीति में परिवारवाद की बात है, और एक अभी यहाँ खेल संगठन जो है, जो कि कैश रिच पैसे वाले संगठन है, उनपे राजनीतिज्ञों का दबदबा, उसमें परिवारवाद। तो ये दो है तो अलग अलग चीज, लेकिन इतना घालमेल हो गया है आपस में खेल का और राजनीति का कि यही समझ में नहीं आता है कि कहाँ देश की राजनीति शुरू हो रही है और कहाँ खेल संगठन शुरू हो रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके की राजनीति, विनेश फोगाट का मामला ही देख लीजिए लेटेस्ट। ये इस राजनीति की वजह से ही हुआ है कि विनेश फोगाट ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। तो इसलिए मेरा तो मानना ऐसा है कि खेल संगठन जो है, उनके जो पदाधिकारी है, वो होने ही नहीं चाहिए राजनीतिक बैकग्राउंड से। उसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का राज हो, हमेशा खिलाड़ी ही होने चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड। बड़े वेटरन खिलाड़ी हैं जो कि उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्यों की पार्टियों के लोग पदासीन है उसके ऊपर, और सेंटर में आपने देख ही लिया है जयशाह जी। अब जयशाह की काबिलियत क्या, उनको बोलना तक तो ढंग से आता नहीं, वो लिखा हुआ भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे किंडरगार्टन उसका केजी का बच्चा पढ़ रहा हो। मतलब अगर वो चलिए एक मतलब लिखा हुआ भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो उसको भी काबिलियत मान ले। उनके अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं है। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, और उसके बाद कई वीडियो वायरल हुए हैं। तो उनके अंदर काबिलियत क्या है? मुझे तो लगता नहीं है कि वो चलाते होंगे। उनके साथ एक अब मोदी और शाह ने 5-7 लोगों की टीम लगा रखी होगी जो उसके बिहाफ पे काम करते रहते होंगे। वो खाली सिग्नेचर मार देता होगा, और बाकी का जो कुछ भी होता होगा धंधा, वो उसका हिसाब रखते होंगे। उसका हिसाब जरूर रख लेता होगा। मोदी जी, मीनू जी जैसे दुनिया भर में जाते आते रहे, सबको जानते पहचानते रहे। अब इसमें यह भी निकला था कि अमित शाह भी कभी क्रिकेटर रहे हैं। अब इनका जय शाह का तो बहुत खुल के नहीं पता है, कितना क्रिकेट खेला है कितना नहीं खेला है, बहुत ज्यादा नहीं मालूमात है। हो सकता है कुछ प्ले खेले हो, छुटपुट जो खेले हैं। तो कहीं वो उनकी अमित शाह की जो एक चाह वो रही होगी, उसको पूरा करने के लिए उन पुत्र के माध्यम से सब चल रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं शायद। वो कुछ नहीं, वो नहीं, वो देखिए, मैं नहीं मानती इस बात को कि क्रिकेट की तो बात ऐसी है कि हमारे समाजों में, कोई भी समाज हो इस देश के अंदर, हर घर के लड़के कभी ना कभी थोड़ी मोटा बैट बॉल लेके खेलते ही रहते हैं। सबके पास होता है बैट बॉल, खेल के जरूर आता है। थोड़ा खेल लिए, बहुत खेल लिए,
कोई आगे निकल गया प्रोफेशनली या ज्यादा हुआ तो वो थोड़ा स्टेट लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन शौक जरूर रखते हैं। तो उसको क्रिकेटर कहना थोड़ी होता है कि वो क्रिकेटर हो गया। और इस बात के लिए जो बात आ रही है, जो परिवारवाद की बात आई है, तो इसमें मोदी अपने लिए कहें, आइंदा मोदी को ये ध्यान रखना चाहिए जिस तरीके की अब चर्चा, जैसे अरुण दीक्षित जी भी, रविंद्र शेरान जी भी एक बहुत लंबी लिस्ट गिना दी है ऐसे लोगों की जो परिवारवाद, मतलब कितना लंबा, बांसुरी स्वराज तो रह ही गई, लेटेस्ट एडिशन है जो उसमें, और बहुत संसद में सबसे ज्यादा उनको सबसे ज्यादा गर्मी आई रहती है आजकल, जो कहते हैं ना ज्यादा बांग लगाती है वो तेजी से। तो वो जो है उनको वो जो ये जो चल रहा है, तो कम से कम मोदी जी को ना अब ये सुधार जरूर कर लेना चाहिए अपनी स्पीच में कि भाई मेरी तरफ से कोई परिवारवाद नहीं हो रहा है, मैंने किसी को, अपने परिवार को, अपने किसी रिश्तेदार को आगे नहीं बढ़ाया राजनीति में। ये जरूर वो दम भर सकते हैं मोदी जी, लेकिन वो औरों के बिहाफ पे उनकी पार्टी में लाइन लगी पड़ी है ऊपर से नीचे तक। आप स्टेट वाइज देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक लाइन लगी पड़ी है कि जो परिवार के वजह से ही आज अपनी जगह पे हैं। और नहीं होते आपके हरियाणा में भी सुन रहे हैं शिवरान जी कि अभी वहां उन्हें लोग टिकट मिल नहीं रहे हैं, कैंडिडेट तो बेटे बेटियों को ही देने का प्रोग्राम बन गया वहां अल्टीमेटली कि भाई इसके बेटे को दे दो। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को अभी मैं पढ़ रही थी, उसमें दिया जा रहा है। तो वो क्या है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये भी मान लेना चाहिए कि हमारे देश में जो पार्टियां लंबे समय तक राज कर लेती हैं, उनका ये एक, उनके सिस्टम में ये इस तरह का ये आ जाता है, क्योंकि परिवार के जो बच्चे हैं उनका ये लॉजिक होता है कि जो हमारे पिता ने या माँ ने सेवा करी राजनीतिज्ञ के तौर पे देश की, चाहे सांसद के तौर पे, विधायक, मंत्री के तौर पे, तो उसमें हमारा भी योगदान है। कि भाई क्या योगदान है आपका? बोले हमारे माँ और बाप महीनों महीनों हमसे नहीं मिलते, बात नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता हम कौन से क्लास में आ गए, कहाँ तक पढ़ गए, और हमारा परिवार की तरफ किसी उन माता पिताओं का ध्यान नहीं होता है जो राजनीति में होते हैं। तो हमने भी सैक्रिफाइस किया है अपने माता पिता के प्यार का, तो इसलिए हम डिजर्व करते हैं इनकी सीट, कि इनका इनहेरिटेंस हमें मिलना चाहिए। ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन जो मतलब मोदी जी औरों को ना गरियाएं। और रही बात गांधी खानदान की, तो भाई गांधी खानदान तो मेरे ख्याल से 30 साल हो गए हैं सत्ता से, 10 साल हो गए हैं सत्ता से बाहर, तो और उससे पहले से भी गांधी खानदान से कोई नहीं है। राजीव गांधी के बाद तो कोई बना नहीं है, कोई सोनिया बन जाती, राहुल बन जाते, प्रियंका बन जाती, तो आप कह सकते थे कि अभी जारी है। हाँ जरूर पार्टी पोजीशन में है, और वो तो सारी ही पार्टियों में है। आप बता दीजिए कौन सी पार्टी में परिवार नहीं चल रहा है, सारी ही A to Z, फिर आ जाए पूरे स्टेट वाइज लगा लीजिए तो सब जगह है पार्टियों में। पर इसमें भी देखिए, ये एक साउथ एशिया में, जो अपना दक्षिण एशिया है, इसमें ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। आप देख लीजिए, सारे आप श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए, वहां परिवार चल रहे हैं, भंडारनायक की फैमिली हो, राजापक्षे की फैमिली हो, अभी वहां भी यही चल रहा है, रामदासा की फैमिली, उनके यहाँ भी चल रहा है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का परिवार, और मतलब परिवारों का ही वहां पे चल रहा है। आप मतलब जो जितने भी स्टेट्स में आप देख लीजिए, वहां पे साउथ एशिया में एक ये कल्चर कह दीजिए आप, ये कल्चर का हिस्सा है कि राजनीति में परिवारों का प्रभाव रहता है, या वो एंट्री करते हैं और फिर वो सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसको बहुत ज्यादा आप जो मोदी जी जो जिस चीज को आप कहें कि इसको ये विनिंग मेरे लिए एक स्टेटमेंट है, मैं उसमें चुनावी भाषणों में दूंगा कि भाई परिवारवाद, तो अब रह नहीं गया है, क्योंकि मोदी जी जैसी परिवारवाद शब्द मुंह से निकालते हैं, लोग तुरंत बीजेपी की लिस्ट गिनवाने लगते हैं। आपने देखा भी होगा, एक सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा मीम तैरता रहता है, उसमें बीजेपी के जितने भी बच्चे हैं परिवार, जिनके भी नेताओं के, उन सब का बताया है कि कौन कौन विधायक है और कौन सांसद है। बिल्कुल, तो सब इसमें चल रहा है। तो उसमें अब जो है ना कि, लेकिन ये खेल की जो राजनीति है, जहां खेल आया वहां मैं फिर अपनी बात यही दोहराना चाहूंगी कि भाई इसमें जो है आपका खेल से ही संबंधित लोग होने चाहिए कि जो पदों को संभाले, अदरवाइज तो फिर यही चलता रहेगा। उससे ये जरूर लगता है कि हाँ बिल्कुल मलाईदार जगह है, और वास्तव में बहुत कुछ होता होगा अंदर, डेफिनेटली कुछ उससे ऐसा तो है नहीं कि जैशा को ऐसे ही बैठा दिया है कि घर का भाई बिजनेस है, चल भाई पिताजी तो राजनीति देख रहे हैं तो तू बैठ जा बिजनेस के ऊपर, तो है नहीं।
और उनको क्रिकेट भी खेलना नहीं था। ये तो असल में उनकी जो नाकाबिलियत है ना, उससे ज्यादा फोकस में आए जय शाह। और फिर उससे पहले आपको ध्यान भी होगा किस तरीके से उनके बिजनेस का भंडाफोड़ हुआ था कि 16 लाख रुपया लगा के ऐसा अरबों खरबों का हो गया धनिये का बिजनेस करके केवल। फिर उसके बाद उन्होंने अखबारों के ऊपर बैन भी लगाया था, मानहानि का मुकदमा भी किया था कि आपने कैसे कह दिया। ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो मोदी जी को अब इस बात से बंद करना चाहिए, क्योंकि भाजपा की जो कल्चर है वो पुरानी भाजपा नहीं है। चाल चरित्र चेहरा सब बदल चुका है भाजपा का। तो उनके चरित्र की परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन अब वहां भी वही चीजें आ गई है। तो मोदी जी इस चीज को बेहतर है जितनी जल्दी समझें ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है खेल कहीं ना कहीं ओपन होने लगा, सबको नजर आने लगा है। अरुण सर, जो कभी मीनू जी ने कहा खेल में राजनीति और राजनीति में खेल, मैं थोड़ा सा अलग ले जाऊंगा क्योंकि चुनावी माहौल भी है, तो उसको भी थोड़ा सा हम टटोलें या बात करें उस पर। आज ही कुछ एक बड़ा हुआ कि चंपई सोरेन को बीजेपी अपने साथ लेकर आने में सफल हो गई। कंगना रनौत एक सिरदर्द बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी सोसाइटल बम के तौर पर देखा है, अब माने जाने लगा है। सब पर आप क्या कहेंगे? ये जो हम कह रहे हैं कि फैसले सब उलट हो रहे हैं, बैकफुट पे आना पड़ रहा है, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? सबसे पहले तो मैं मीनू जी की इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि जय शाह ने कभी गली में भी क्रिकेट खेली होगी। उनकी चाल तो देखिए, सीधे चला नहीं जाता, बॉल मतलब गली की बॉल भी उठाने के लिए वो दौड़ नहीं पाए होंगे। उनका सिर्फ एक ही खासियत है कि वो अमित शाह के बेटे हैं। फील्ड पे जब चलते हुए देख लीजिए तो क्रिकेट की बॉल भी उठाना उन्हें भारी पड़ता है। उसमें ये भी जोड़ दीजिए कि वो जो मोदी जी हैं उनके ताऊ जी हैं, उनके वो भतीजे हैं, ये भी कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब मोदी से याद आया, आप याद करिए आईपीएल के बाद इस देश में सबसे पहले बीसीसीआई और इसका जो भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था, मैं पूरा, चूंकि मैं उस हिसाब से मैंने बहुत दिन से देखा नहीं है, जितने आरोप लगे, जितने लोग पैसे वाले बने, बहुत सारे लोगों को हम चारों लोग जानते हैं। 2-3 को तो मैं जानता हूं कि जिनके पास मतलब आप क्या कहें कि 2 जोड़ी अंडरगारमेंट नहीं होते थे, आज वो अपने जहाज में चलते हैं, हमारे साथ थे वो। तो ये तो सब खेल है। और उसी वजह से जो मीनू जी ने कहा, जो पैसा चलता है बीसीसीआई, आईपीएल और जो टूर्नामेंट, इसके खरबों, आपकी कल्पना से परे वो पैसा है। अब जो ये कहते हैं कि बोले क्रिकेट पे जो सट्टे का कारोबार है, सीधे बोलिए अरुण जी। मैं वही कहने जा रहा हूं कि जो आदमी ये कह रहा हो कि खून जो है वो व्यापारी का है, या व्यापार हमारे खून में है, तो जिसके खून में व्यापार हो उसको पता है कि आमदनी बिना किए कुछ कहां से आएगी। जो आदमी, जो जय शाह किसी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, उनको ऐसी जगह बैठा दिया कि वो लहरें गिन गिन के कर लें, आता रहेगा और इतना आएगा कि हम और आप सवाल नहीं उठा सकते। तो बेसिक चीज ये है कि उस कुर्सी पे जिसपे अभी तक वो थे या जिसपे आप गए हैं, उसके नीचे जो कमाई होती है, जितनी अकूत कमाई होती है, उसको अगर कभी झांकना हो तो ललित मोदी का किस्सा पढ़ लीजिए। आज भी वो देश नहीं लौटे हैं, मुकदमे खत्म हो गए, किसने करवाए, कैसे हुए, हम और आप नहीं बात करेंगे। दूसरी चीज जो है, अभी बात हो रही थी, तो भाई एक बात बताओ, क्या नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि विजया राजे सिंधिया इस भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य थी? सब जानते हैं। उनकी बेटियों को तो आपने घर बढ़ा दिया, दोनों बेटियों को, लेकिन उनके ग्रैंडसन को आप ले आए, क्योंकि उसके जरिए आपको एक राज्य में चलती सरकार मिली और उसकी आड़ में उन 2 प्रमुख नेताओं को आपने किनारे कर दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया हर दृष्टि से मोदी से योग्य हैं, लेकिन हाँ, उनकी तरह झूठ नहीं बोल सकती हैं, नहीं कर सकती। तो यहां भी परिभाषा अपने ढंग से है। अगर आपको परिवारवाद देखना है तो फिर सिंधिया खानदान का कोई सदस्य बीजेपी में नहीं होना चाहिए। क्यों रहा? मान लीजिए अडवाणी और अटल जी ने गलती की थी, यशोधरा और वसुंधरा थी, तो आप ज्योतिरादित्य को क्यों लेके आई? वो तो कांग्रेस में थे। और तीसरी बात जो है, वो अभी जब मीनू जी जब बात कर रही थी, एक कॉल आया, तो एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने फिर एक वही बात दोहराई। बोले भाई अरुण जी, ये समझ लीजिए कि जो आरएसएस है ये एक गैंग ऑफ अनमैरिड मैन, इनका कोई परिवार नहीं होता, ये अपने स्वार्थ से परिवार बनाते हैं। रोटी खानी होगी तो मीनू जी के घर पहुंच जाएंगे, दीक्षित जी के घर पहुंच जाएंगे, संजीव जी के घर पहुंच जाएंगे, रविंद्र के घर पहुंच जाएंगे, वही परिवार हो जाएगा। और जिस दिन काम निकल जाएगा किसी को नहीं पहचानते। तो ये इनकी नई परिभाषा है
और उसका प्रमाण उन्होंने दिया। बोले देख लो ना, पूरे देश में हर आदमी लगता है मैं मोदी का परिवार। और जो परिवार वाले थे, कैसा परिवार था कि 4,000 रुपए के लिए मां को लाइन में लगा दिया था बैंक की। ये भाजपा के ही एक पुराने नेता ने अभी बताया। तो ये जो चीज है, इनसे ज्यादा मौका परस्त, इनसे ज्यादा झूठा और इनसे ज्यादा मक्कार कोई नहीं है। कांग्रेस पर इतने आरोप लगते हैं। कांग्रेस के आपने कौन से आरोप लगाए भाई? आपने नेशनल हेराल्ड का आरोप लगा दिया, लेकिन क्या शिवराज जी तो बैठे हैं हरियाणा में, बगल में राजस्थान है, क्या हुआ बाड्रा का? इतना जांच, इतनी दुनिया, इतना सब कुछ, क्यों नहीं जेल में? भाई मैंने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं राजीव गांधी जी के साथ मैंने 2-3 यात्राएं की थी और व्यक्तिगत परिचय था। उनकी डेथ के एक दिन पहले हम मुरादाबाद उनके साथ यात्रा पे गए थे, पहला नाम जानते थे। ये घमंड की बात नहीं, चूंकि हम लोग उसमें थे। तो हमारे लिए तो प्रियंका भतीजी जैसी है, लेकिन मोदी जी कहते हैं जीजा जी को जेल में डालेंगे। अमित शाह कहते थे जीजा जी, हमने सबने सुना है। बाड्रा को शायद राहुल ने इतना जीजा नहीं कहा होगा जितना भाजपाइयों ने जीजा कहा है। तो जीजा की क्या ढूंढ लिया आपने भाई? कुछ तो ढूंढ के बताओ। और आपके अभी आप बात कर रहे हैं भाई, बात आई अरुण जेटली की, तो भैया मीनाक्षी लेखी को हटा के किसको ले आए आप? बांसुरी स्वराज को। उनकी मां कौन थी, क्या थी? तो ये क्या है कि इतने इनको क्या बोल के बाद ये इसकी परवाह नहीं करते कौन क्या बोल रहा है। तो थूक के चाटने वाला जो मुहावरा है इन्होंने फेल कर दिया, उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। मुहावरे सारे फेल हो गए। हम जो ये भी घिस गया है, परोपदेश कुशल बहु तेरे घिस गया है, सब घिस गए उनके आगे, सब नहीं, पीछे। अब जो सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई आपने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का चुनावी समझौता हुआ जम्मू कश्मीर में, एकदम मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको ये भी नहीं पता होगा कि वहां क्या होता है, वो भी बोलने लगे कि कैसे कैसे लोग, सब पूरा एक तरफा ट्रोल आर्मी कांग्रेस पे टूट पड़ी। अरे भैया, महबूबा के साथ 7 फेरे किसने लिए थे? मोदी जी आप ही ने लिए थे, आप ही ने सरकार बनाई थी, आप ही उनको मुख्यमंत्री बना के। क्यों? क्योंकि आपने तब तर्क देते थे आरएसएस के लोग कि हम तो वहां सत्ता में घुसना चाहते हैं। तो सत्ता में घुसने के लिए अगर आप महबूबा से हाथ मिला सकते हो, तो सत्ता में बने रहने के लिए आप किसी भी देश विरोधी ताकत से हाथ नहीं मिलाओगे, इसकी क्या गारंटी है? नॉर्थ ईस्ट देखिए, इतने तकलीफ दे वाकयात हैं कि अगर हम और आप गाय को लेकर के हर राज्य में क्या स्थिति बनी है। और किरण रिजिजू कहता है कि हम गोमांस खाते हैं, वो आपकी कैबिनेट का मंत्री है। पूरे नॉर्थ ईस्ट का मैंने घूमा है, वहां गाय को जैसे बकरी बंदी कटने के लिए, वहां गाय, सुअर, बकरी, मुर्गे सब एक बाड़े में होते हैं। तो आप कितनी, गोवा में गोमांस खाना अपराध नहीं है, तो आप कितने, फिर वही शब्द निकलता, आप कितने दोगले बनोगे, कहां तक जाओगे? कभी ये याद नहीं आता कि आपने क्या बोला है। कांग्रेस बहुत खराब है, बहुत बुरी है, उसने देश को 75 साल में बर्बाद कर दिया। पर 10 साल में आप कहां से कहां चल के पहुंचे? आपको परिवारवाद दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके भीतर जो परिवारवाद है वो आप किसी भी राज्य में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी है वहां परिवारवाद के 20 उदाहरण निकल आएंगे हर राज्य में। लेकिन नरेंद्र मोदी की परिवारवाद की परिभाषा ही अलग है। क्यों? क्योंकि वही है, संघ वाले हैं, जहां मन हुआ वही उसी परिवार को अपना मान लिया, फिर अपना छोड़ दिया। बोले हम तो परिवारवाद करते ही नहीं है। क्योंकि जिन माननीय स्वर्गीय दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी ने जन्म दिया, उनका नाम तो अब कोई नहीं लेता। जो तो बाद में बायोलॉजिकल हुई नहीं, वो कह चुके हैं। लेकिन हम चारों ने देखा है अडवाणी जी के पांव छू के उन्हें अपना पिता बनाने का। मुरली मनोहर जोशी जी के ड्राइंग रूम में जब इन्हें घोषित किया गया था प्रत्याशी प्रधानमंत्री का, हम बैठे थे, हमारे सामने ही आए थे, बाकायदा पांव छू के उन्हें अपना पिता कहा था। तो भाई अब तो आप तो आपका जो है वही गैंग ऑफ अनमेरिटमेंट, जहां मौका मिले जो मिले उसे बाप बना लो। और यही पूरे देश की राजनीति है। शुभेंदु अधिकारी आज कौन है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? मुकुल रॉय कहां है? बंगाल में आपने किसको किसको कहां से लोगों को लाए? केरल के अब आप जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज रहे हो। जिन ईसाइयों के खिलाफ आपकी पूरी पार्टी संघ और आप मणिपुर में लगे हो, उन्हीं ईसाइयों को पटाने के लिए
आपने किरण रिजिजू को बाप बना, जॉर्ज कुरियन को बाप बना लिया। ये क्या है? ये कौन सा परिवारवाद है? ये कन्वीनियंस का परिवारवाद है जहां होगा। नहीं तो मैं कहता हूं, क्या संघ ईसाइयों को अपना मानने लगा है? और अगर मानने लगा है तो फिर मणिपुर क्यों नहीं जाता? सबसे बड़ी बात है, वहां आदिवासी ईसाई है। किरण रिजिजू बोले कि मैं गाय खाता हूं, कोई तकलीफ नहीं है, और अगर रविंद्र शिवराज ने गाय को डंडा मार दिया तो नू मेवात की सड़क पे तो भगवाधारी ने मार डालेंगे दौड़ा दौड़ा के, नाम भी बताना नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जिसको कहते हैं कि हर मौके के हिसाब से चोला बदलना, पाला बदलना, अगर हम आप बात करें तो 2-4 दिन हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, एक एक राज्य, एक एक जिले तक। उन सभी कांग्रेसियों को आपने लिया। अगर परिवारवाद की बात है तो अजित पवार की औकात क्या थी राजनीति में, अगर वो शरद पवार के भतीजे नहीं होते तो? बंसीलाल की बहू आ गई, भजनलाल के बेटे आ गए, ये परिवारवाद नहीं है? राव इंद्रजीत कौन है, इनके बाप क्या थे, हम लोग जानते हैं, बताएंगे ये। तो सारी चीजें आपको जीतने को मिले, आपके साथ लोग खड़े हो जाएं, वो परिवारवाद नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि बांसुरी स्वराज सुषमा की बेटी नहीं है? और अभी फिर अरुण जेटली का बेटा भी आगे आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी कन्वीनियंस के हिसाब से परिवारवाद डिसाइड करते हैं। जैसा हमारे मित्र ने कहा कि जो घर मिल गया, जिससे फायदा है, वो अपना परिवार है। पहले इन्होंने वो शुरुआत की कि 2 टाइम की रोटी मिले, तब परिवार अपनाया। अब सत्ता मिले उसके लिए, और जो जय शाह के जो परिवारवाद है वो दौलत का खजाना है। आगे देखते जाइएगा, कुछ साल बाद जय शाह कितने फलेंगे फूलेंगे। वो उस साइज से तो ऊपर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन दौलत उनकी बहुत बड़ी हो जाएगी। और यही मोदी का असली परिवारवाद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो छद्मवाद और सब चीजें ओपन अप है। रविंद्र जी, जो बात तो आप चली रही थी, हम थोड़ा सा हरियाणा पे भी बात करें। हरियाणा को लेकर जो हालात है, स्थिति, अब तो ये भी निकल कर आ रहा है, नाम ना लूं उनका, कि बात खास लोग भी छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जो बीजेपी के जितने दावों की बात है, जितने दाव हैं, सब उलट हैं। और जो अंधभक्तों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया। तो अंधभक्त भी ऐसे अंधभक्त जो 14 साल से जुड़े हुए अंधभक्त भी मोदी जी से अलविदा कह के और राहुल जी के शरण में पहुंच गए। क्या आप स्थिति है, क्या आपकी टिप्पणी? अब तो राव इंद्रजीत जिनका जिक्र भी किया सर ने, वो अपनी बेटी के लिए टिकट चाह रहे हैं। बेटी के लिए टिकट 2 बार नहीं मिली, तो इस बार उन्होंने 10 जनपद के दरवाजे को 11 बार खटखटाया, और एक खटखटाट का मतलब 1 टिकट। वहां से 4 बार आवाज आई कि भैया हमारे दरवाजे में 4 लोगों के घुसने की जगह है, 11 की जगह नहीं। तो उन्होंने अपने आप को वापस बीजेपी में समेट लिया। उन्होंने 11 सीटों की डिमांड करी, 10 जनपद ने केवल 4 के लिए उनका बात को एक्सेप्ट किया। अब वो ऐसा ही दूसरे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो 5 साल पहले, 10 साल पहले बीजेपी में गए थे, उन सब की हालत ऐसी ही है। क्योंकि जब से वहां पर मनोहर लाल खट्टर बने हैं मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जो मूल रूप से बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के जो नेता थे, जो शुरुआती दौर से बीजेपी के साथ थे, मजबूत थे, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, अनिल विज हों या ओम प्रकाश धनखड़ हों, कैप्टन अभिमन्यु, उन सबको, रामविलास शर्मा, इन सब को उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया हरियाणा की भाषा में। और ये तमाम लोग जो है, जो मूल रूप से बीजेपी के थे, और अब जो है कांग्रेस के जो लोग आए हैं, उनको मिल रहा है वहां पर सत्ता, उनके सहारे पर मनोहर लाल खट्टर अब वहां पर राज कर रहे हैं। तो लोग अब बहुत वहां पर परेशान हैं। अभी कल ही एक सर्वे आया है सर, अगर आपकी नजर पड़ी हो, पोल का एक सर्वे, लोकपोल का एक सर्वे है, और उस सर्वे में भी दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी 60 सीट लेने की तरफ बढ़ रही है। एक और 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है सर, एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसमें बताया गया है कि हरियाणा छोटा सा है सर, 22 जिले हैं, 22 जिलों में से 13 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जो नशे की चपेट में। अब नशे की चपेट में हमको पहले लगता था कि केवल जो पंजाब के आसपास के जिले हैं, पंजाब से जुड़े हैं, वहां पर ही दिक्कत है, लेकिन ये तो आधे से ज्यादा हरियाणा अब नशे की चपेट में है। और ये जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 10 बरस में हुई है, और उसी की वजह से बीजेपी की स्थिति जो है वो इतनी खराब है। लोग अब दूसरी तरफ देख रहे हैं। जनता ने तो बीजेपी को छोड़ ही दिया है। जैसे ही टिकटों का बंटवारा होगा, तो ये जो रहे सहे नेता हैं, ये भी बीजेपी को छोड़ने की फिराक में भी इंतजार कर रहे हैं। और इनके पहले जेजेपी ने छोड़ दिया था, जेजेपी को उन्होंने छोड़ दिया था। और अब बचा क्या? अब बचे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, मनोहर लाल खट्टर के साथ जो जुड़े हुए हैं, या फिर जिनको लालसा है कि टिकट उनको मिल सकती है,
उसके अलावा बीजेपी की स्थिति, जो दूसरा सर्वे आया है, इसके पहले एक सर्वे आया था उसमें भी ऐसी हालत है, ये दूसरा सर्वे आया उसमें भी यही हालत है। लेकिन ग्राउंड की जो रिपोर्ट है संजीव जी, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी की पूरी जो आर्मी है वो लगी है किसी तरीके से इस चुनाव में जाट और गैर जाट के लिए राजनीति का रास्ता ढूंढ लिया जाए। लेकिन अभी लोग इतने समझदार हो गए, 10 साल से उस राजनीति के दंश को उन्होंने झेला है। लोग 10 साल से बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में, रोजगार लोगों के पास है नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, सीईटी एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हरियाणा की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उस टेस्ट को 2021 में पॉलिसी लेके आए कि अब ये हर साल टेस्ट होगा और हर साल बच्चों को नौकरियां मिलेगी। बड़ा अच्छी पॉलिसी है। 21 के बाद 2022 में वो टेस्ट हुआ एक बार, आज तक एक ही बार हुआ। 12 लाख बच्चों ने उस एग्जाम को दिया और उनमें से किसी की ज्वाइनिंग आज तक नहीं, एक भी बच्चे की ज्वाइनिंग नहीं। तो इस तरह की पॉलिसीज को लेके आने का क्या फायदा है जब उसका इंप्लीमेंटेशन हो ही ना। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया है। इसका यह मतलब नहीं कि पहले बेरोजगारी नहीं थी, पहले भी बेरोजगारी थी, लेकिन कम से कम सरकार कुछ करती हुई दिखती थी, सरकार नौकरियां निकालती थी, वो लोगों को ज्वाइनिंग मिलती थी। आज इस तरीके से बीजेपी सरकार नौकरी निकालती है, या तो वो लोग भर्ती नहीं होते, या फिर अगर वो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो कोर्ट में किसी न किसी मसले में अटक जाती है। लोग पिछले कितने 4 से 5 साल से लगातार इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, कोई नौकरी लोगों को मिल जाए। तो ये इतनी ऐसी तकलीफें हैं सर, जो अब हरियाणा के लोग बहुत परेशान हैं। और ये बात तय हो गई है कि हरियाणा में जाट समाज है या दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, ये सब लोग एक तरीके से कंसोलिडेट हो गए हैं और बीजेपी के खिलाफ ही लोग वोट डालने के इंतजार कर रहे हैं। बचा हुआ जो ओबीसी समाज है वो फ्रैक्चर्ड है। उसमें क्योंकि एक ओबीसी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उसमें एक मत जरूर उनके पक्ष में हो सकता है, लेकिन बाकी के लोग जो राविंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर जैसे लोग हैं, जो बहुत 10 साल से लगातार उसी पद पर बैठे हैं, उनको न कोई तरक्की मिल रही है, ना उनको कोई ताकत मिल रही है, वो लोग और उनके साथ के जो लोग हैं वो बहुत खफा है। तो इस वजह से बीजेपी की स्थिति जो ओबीसी समुदाय में है वो भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो बीजेपी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसके ऊपर इनके पास एक कंगना जैसा हथियार है जो अच्छी स्थिति को भी खराब करने में माहिर है। उन्होंने जिस तरह का बेमिसाल बयान दिया है, उसके बाद तो बीजेपी के जो बड़े बड़े विधायक हैं, सांसद हैं, जो गांव में जाएंगे, तो मैं तो उनकी बात पे तरस खा के ये सोच रहा हूँ कि वो लोग गांव में वोट मांगने जाएंगे, गांव में जा पाएंगे, जिन किसानों के बारे में नहीं, गांव में जा पाएंगे क्या? जो पैदा कर दी गांव में घुसने दिया जाएगा, घुसने दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उनकी स्थिति तो लोकसभा चुनाव में ही गांव में जाने की नहीं थी। आपने खूब विजुअल्स देखे होंगे, जब उनके उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में टिकट वोट मांगने के लिए जा रहे थे, तब लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया था। अब तो विधायकों का वोट है, और विधायक तो सर 2-2.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, गांव गांव जाना पड़ता है विधायक को वोट मांगने के लिए, और उस पर ये बयान दे दिया। एक कल फिर बीजेपी ने एक और काम कर दिया, एक 800 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी अटैच कर दी, और वो प्रॉपर्टी किसी कारोबारी की है, और प्रेस रिलीज जो ईडी की तरफ से भेजा गया उसमें बताया गया कि हुड्डा का भी नाम है उसमें। लोगों को यहां लग रहा है कि हुड्डा को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बीजेपी के लिए जो रही सही कुछ कोशिशें, कुछ उम्मीद थी चुनाव में वोट पाने की, उसके ऊपर भी पानी फेर रहे हैं अब ये लोग। और एक आखिरी बात, मनीष ग्रोवर नाम के एक पूर्व मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी हैं, तो उन्होंने कल एक भरे मीडिया के सामने, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको कहा कि भैया तुम 1 महीने रुको, उसके बाद मैं तुमको देख लेता हूं। तो इस तरह की जब स्थिति बन गई है, एक से एक लोग बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के लोग ही काम कर रहे हैं, तो जनता क्या करेगी सर? जनता को तो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना ही पड़ेगा। जनता तो पहले से ही त्रस्त है। जी सर, जनता तो पहले से ही तकलीफ में है, परेशानी में है, त्रस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, हम लोगों ने पहले भी बात की है, ऐसा लगता है जो बीजेपी का पूरा कांग्रेसीकरण हो गया है पूरी तरीके से। वो भाजपा जो है चाहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब वो भाजपा जो है कांग्रेस युक्त हो गई है। और जो जितने भी हम जिस विषय को हमने आज चुना हुआ है कि आपके हर तीर या आपके जो बने हुए जाल में आप फंस रहे हैं। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में आज भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू बन गया। जब से वो शिवाजी की प्रतिमा गिरी है, वो भी एक जानलेवा है, जो राजनीतिक जो जान सांसद में आ गई है। कुल मिला के जो है, आप जो आने वाले राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो और चाहे वो महाराष्ट्र, ये दो में तो फंसे ही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हालत खस्ता है, खराब है, और यहां भी स्थितियां निरंतर उलट होती जा रही हैं। कैसे आप क्या करिएगा? तमाम प्रयास के बाद सारा कुछ तीर उलट हो रहे हैं। आपकी टिप्पणी। जी,
देखिए ये जो अंधाधुंध विकास की जो सनक है ना, ये उसके नतीजा है जो आपने महाराष्ट्र की बात की है। आज माफी मांग रहे थे प्रधानमंत्री जी, और माफी भी मांग रहे थे बड़े ओजस्वी तरीके से बोलते हुए, पूरा जैसे होता है ना पूरे धमक के साथ बोलते हैं, मतलब माफी मांगी जाती है बड़े विनम्र शब्दों में, गन पॉइंट पे माफी मांग रहे हैं, माफ कर रहे हैं नहीं कर रहा ये शायद। मतलब इनफैक्ट जैसे कि उनको धमका रहे हो कि शिवाजी से कि भी माफी मांग लो, तुम ही मांग लो भी, क्यों गिर गए बेकार में इलेक्शन के टाइम, बाद में ही गिर जाते थोड़ा सा। तो ये चीज जो है ये सारा बताता है कि भ्रष्टाचार का जो है किस तरीके से तांडव मचा हुआ है, जो मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एक चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका जो बड़ा भारी एक मैसेज जो है महाराष्ट्र के चुनाव में, बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया है। जैसा अभी बता रहे हैं शौरान साहब की, वहां ये जो इन्होंने नया ईडी का जो नई जो रिपोर्ट आई है उसमें, मतलब जो दाखिल करा है एफआईआर दर्ज करी, उसमें भुड्डा का नाम भी लगा दिया। तो उससे और ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं, एक तो अपनी ही इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ऐसा लगता है, 240 के सदमा ऐसा पहुंचा है कि मतलब बुद्धि कुंद हो गई है। दूसरे कुछ कुदरत जो कायनात है वो भी ऐसा इंतजाम कर रही है कि मूर्ति गिरा दी। भाई भला इतनी जल्दी 6 महीने में कहीं आपने सुना कि ऐसी मूर्तियां गिर जाती हो और हवा से? उससे पहले फिर अचानक क्या हुआ, जब छत्रपति की गिरी तो सबको महाकाल की याद आ गई, वहां पे जो सप्तऋषियों की मूर्तियां थी, हवा, वो भी हवा के झोंके से गिर गई थी। सड़कें हवा के झोंके से गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए की सब। नहीं, ये इससे एक नया मॉडल भी पता चलता है करप्शन का, कि पता भी ना चले और पैसा भी आ गया, कि पब्लिक को तो लगे कि आहा बढ़िया मूर्ति बना दी छत्रपति महाराज की, और उसमें पता चला कि अरबों के बारे में आ रहे हो गए। ये तो अगर मूर्ति गिरती नहीं तो किसी को क्या पता था कि इसके पीछे हुआ क्या है खेल कि फाइबर की मूर्ति है और तांबे की मूर्ति बना दी उसको, कि भाई ये तो तांबे की है मूर्ति। और तांबे की मूर्ति और फाइबर की मूर्ति का कॉस्ट का अंदाजा लगा लीजिए आप कि कितना अलग होगा। तो वो कुदरत ने खोल के रख दी कलई, मतलब कुदरत भी लगी हुई है इनके पीछे। कभी पुल गिर रहे हैं, मतलब लाइन लग जाती है, पुल गिरने शुरू होते हैं, जो सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। तो आज इनका गुजरात भी देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, बाकी को तो छोड़ दीजिए। गुजरात मॉडल सुन के कान पक गए 10 साल से। तो उस गुजरात में क्या हो रहा है? चलिए, और जगह तो भ्रष्ट है, सारे भ्रष्टाचार, कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का भ्रष्टाचार था, इसलिए वहां पानी भरता है उन शहरों में। नहीं, वो दिल्ली आ गए, वो दिल्ली आ गए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो दोनों दिल्ली में जुटे हैं, वहां नहीं देख पा रहे कौन खा रहा है कौन क्या कर रहा है। आपके तो अहमदाबाद में टाउन प्लानिंग का बड़ा भारी इंस्टीट्यूट है, आप भी क्यों नहीं करवा ली टाउन प्लानिंग वहां, कि पानी भरना ही नहीं चाहिए था? आप तो इतने बड़े दूरदर्शी और इतने इनोवेटिव, और पता नहीं कितना आपका दिमाग चलता है इन चीजों पे, उसके बावजूद आपका जलमग्न हो रहा है पूरा का पूरा गुजरात के बड़े बड़े इलाके। वहां मैं देख रही थी एक वीडियो, वहां जो वडोदरा के विधायक को वो पहुंचा होगा वहां पे, वो वही लोग जिन्होंने उसे वोट दिया वडोदरा के विधायक को, वो कह रहे भाग यहाँ से, क्या करने आया तू। मतलब लोग परेशान है। लेकिन ठीक है, मैं तो आई एम सॉरी टू से, देखिए परेशानी में है गुजरात के लोग, बाढ़ का देखिए विभीषिका है और पानी भर जाए तो परेशानी होती है, लेकिन उन्हीं का बनाया हुआ है ये, जो ये देश की सिर के ऊपर बैठाए हुए हैं, ये जो इनको उन्हीं ने भेज रखा है, उन्हीं का सिर चढ़ा हुआ है। देश भोग रहा है, देश भोग रहा है। हाँ, मतलब उन्होंने ही बना, पहले तो अपने यहाँ सिर पे चढ़ाया और फिर इतना सिर पे चढ़ा दिया कि देश के सिर के ऊपर बैठा दिया लाके, तो आप भोगे, आपका हो रहा है। तो ऐसा है कि मोदी जी का क्या है कि जो बात परिवारवाद के ऊपर चल रही थी, तो उसका तरीका एक ही है कि मोदी जी यहाँ सत्ता में अभी तो है, तो ऐसा कानून बना दे कि भी राजनीति में वो आए या तो जिसके परिवार ना हो या फिर विवाहित ना हो। भाई अविवाहित लोग और बगैर परिवार के लोगों की एंट्री होगी। मोदी जी आज से ही छटनी शुरू कर दे बीजेपी में, और देखिए सबको मजबूर होना पड़ेगा पार्टीज को। लोग कहेंगे भाई वाह मोदी जी वाह, बिल्कुल हो जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है, ये करके दिखाए ना, वो नहीं करेंगे। जी अरुण जी, आप अंतिम टिप्पणी आप कर दीजिए, मेरा 1 मिनट बचा है मेरे पास, मैं खत्म। मुझे लगता है मीनू जी जो है आरएसएस को देश का शासक बनाना चाहती हैं। संकेत वही है, वो कह रही है ना, वो कह रही है कि अविवाहित लोग ही राजनीति में रहेंगे, ये मोदी जी कानून पास कर दे, स्ट्रक्चर बना दे। एक बात और है,
महाराष्ट्र के एक मुंबई में, चूंकि मैं मुंबई में रहा हूं नवार टाइम्स में, तो एक मित्र से बात हो रही थी कल, तो शाम को उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ वही है कि पहले शिवसेना तोड़ दी, उसके गम में शिवाजी खुद गिर पड़े हैं और जनता को बता दिया कि स्थिति क्या है। बिल्कुल। इनका जो है, इनकी पूरी थ्योरी उसी तरह से चल रही है। और एक बात पक्की है कि हम लोग कुछ भी कह लें, इनके अपने मापदंड, इनके अपने तरीके, सारी गड़बड़ियां, सब कुछ जो हो रहा है उसको मोदी नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, और जो जहां तक बात हो रही है कि मोदी ऊपर देखते हैं, जो दुनिया भर का जो टैक्स लग रहा है, जो चोरी हो रही है, जो सरकारों से सैपनिंग हो रही है, वो सब कहां जा रहा है, वो कौन देख रहा है? वो अमित शाह देख रहे हैं। उसके बदले में क्या हो रहा है? जय शाह की प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है वो हम नहीं जानते, लेकिन बीजेपी के 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं, उनमें जो स्वयंसेवक और जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे उनकी जगह पेड भी एम्प्लॉय जा रहे हैं, जो चला रहे हैं, जो एक हुक्म पे चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी, जो मीनू जी ने कहा, उसी स्थिति में पहुंचा दिया है। और ये लड़ाई अंदर चल रही है। ये भी संभव है कि राम माधव और संजय जोशी जैसे लोग लौटे और उसके बाद संघ के हाथ में कमान आ जाए, मोदी जी आगे ना रहे, तो ये तैयारी चल रही है, ये तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। 5 स्टार नहीं, 7 स्टार, 7 स्टार दफ्तर भी है, 7 स्टार दफ्तर भी बन रहे हैं और सारा कुछ जो हो रहा है देश देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अरुण सर आपका, रविंद्र जी आपका और मीनू जी आपका, एक अच्छी और बढ़िया चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी चर्चा। अनुरोध हमारा वही कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।